नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले सभी पार्टियां कमर कस चुकी है और तमाम तरह के दांव खेल रही है ताकि जनता को लुभा सके। हम इसलिए यहां पर ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि शुरुआत से ही बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला, ब्राह्मण सम्मेलन किया गया, प्रबुद्ध सम्मेलन जिसे नाम भी दिया गया। उधर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी धरातल स्तर पर लोगों को जागरूक कर रही है, मूलभूत मुद्दे उठाकर, रोजगार को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है और इन सभी मुद्दों का जिक्र भी कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ये शुरुआत से ही दावा कर रही है कि वो पिछले साल से भी ज्यादा सीटें लेकर आएंगे और प्रचंड बहुमत में सरकार बनाएंगे। यानी कि जिस तरीके से पिछले 300 से ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी कहती है कि हम 350 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस योगी सरकार के दौरान जो कार्यकाल किया गया, उन कार्यकाल में जनता के हित के लिए क्या काम किए गए और जनता उन कामों से कितना खुश है। हालांकि दावे तो तमाम तरह के किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी इस बार पूरी तरीके से तैयार है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। बढ़ती महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और कोरोना काल में जो लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये भी मुद्दा है। यानी इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा और कड़ी टक्कर के बीच होगा, क्योंकि एक तरफ सरकार को तमाम विपक्षों के सवाल का जवाब भी देना है और जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियों को भी गिनवाना है। हालांकि जिन उपलब्धियों के बारे में योगी सरकार बात करती है या फिर जो उपलब्धियां योगी सरकार गिनवाती है, उन्हीं उपलब्धियों का कहना है समाजवादी पार्टी के नेताओं का कि सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार ने इन 5 साल में समाजवादी पार्टी के दौरान किए गए कार्यों का या फिर किए गए कामों को लेकर सिर्फ फीता ही काटा गया है। ऐसा आरोप है समाजवादी पार्टी का और ऐसे कई आरोप है जो विपक्ष लगातार मौजूदा सरकार पर मंड रहा है। लेकिन इन सब आरोपों के इतर यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारी युद्ध स्तर पर बीजेपी पार्टी भी कर रही है और तमाम छोटे बड़े दल भी कर रहे हैं। हालांकि इस बार का चुनाव बेहद ही कांटे की टक्कर वाला आप कह सकते हैं कि होने वाला है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रेमपाल यादव, नेता सपा, जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है लोकमंच न्यूज में। अभिषेक जायसवाल, नेता बीजेपी, और चर्चा की शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ आसिफ बेग भी जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और अभिषेक जी आपके पास आएंगे। विपक्ष के पास इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं, बढ़ती बेरोजगारी है और बढ़ती महंगाई है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टी मौजूदा सरकार को घेर रही है, बीजेपी को घेर रही है। लेकिन क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे कितने सच साबित होंगे? अभिषेक जी। जी, दावे बिल्कुल सत्य साबित होंगे और विधानसभा में पुनः बीजेपी सरकार की वापसी होगी, क्योंकि जनता ने इस बात का मन बना लिया है कि हमें इस देश को, इस राष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना है तो यह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार देश और राष्ट्र को आगे बढ़ा सकती है। यह कहीं से भी अनिश्चितता नहीं किसी के मन में रखनी चाहिए। यह सरकार नहीं आ रही है, सरकार है और आगे भी। अभिषेक जी, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि योगी सरकार इन 4.5 साल में जो योगी सरकार के नेताओं के द्वारा काम किए गए, उन सभी कामों के बल पर एक बार फिर से इतिहास को दोहराया जा सकता है? क्योंकि हालांकि अभी तक हुआ तो नहीं है यूपी में, चाहे बसपा की सरकार रही हो चाहे सपा की रही हो, दोबारा सरकार में आने का मौका शायद ही मिला। लेकिन बीजेपी क्या इस इतिहास को दोहरा पाएगी? बिल्कुल दोहरा पाएगी। अभी आप देख लीजिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, समाज में एक छोटा सा उदाहरण करते हैं कि आज ये भयमुक्त समाज पूर्ण रूप से हो गया। वह गुंडे, वह बदमाश, वह कहाँ गए जो रोज अपहरण को, वारदात को और सारी छिनैती को, डकैती को जो अंजाम देते थे, आज के देश में सब यूपी छोड़ करके बाहर जा चुके हैं। और एक आम जनमानस से, किसी नेतृत्व से और किसी नेता से न पूछ सके, एक साधारण व्यक्ति जो दुकान करने वाला,
एक किराने की दुकान करने वाला, उससे भी पूछे कि आज समाज में है मुक्त समाज का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बना दिया है, वह कहीं से भी आपको देखने को नहीं मिला है और पहले की सरकारों में नहीं मिला। अभिषेक जी बनी रहिएगा हमारे साथ। अब हम सीधा चलेंगे प्रेमपाल जी के पास। प्रेमपाल जी, आपके अनुसार योगी सरकार कितनी पास है, कितनी फेल है? क्योंकि बीजेपी नेता कह चुके हैं कि हम एक बार फिर से सरकार बनाएंगे और जो दावा शुरुआत से ही किया जा रहा है कि हम इस बार 350 से भी ज्यादा सीट लेकर आएंगे, तो आपके अनुसार योगी सरकार कितनी पास, कितनी फेल? आदरणीय मैडम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ चैनल के माध्यम नमस्ते से। सर। माननीय अपने जायसवाल जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है पुनः वापसी कर रही है। जरा जायसवाल जी, एक काम तो गिनाया नहीं जायसवाल जी ने ना, हमने ये काम किया है इसलिए जनता इनको वोट देगी। भाई काम तो बताएं जायसवाल जी, कौन सा काम किया है माननीय जायसवाल जी ने कि जो है जनता माननीय जायसवाल जी को वोट देगी। बेरोजगारी, जब ये आए थे, बीजेपी सरकार आई थी मैडम जी, उस समय बेरोजगारी मतलब 20 लाख थी, और आप देखिए इनकी सरकार में 2 करोड़ तो बाहर से आगे लोग तो बेरोजगार हो गए। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त 20 लाख लोग सिर्फ बेरोजगार थे, लेकिन अब 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। 2 करोड़ और इससे भी अधिक हो गए। ये जो है 2 करोड़ का इन्होंने वायदा किया था कि 2 करोड़ हम जो है बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया। आदरणीय बहन जी, 4.5 लाख का ये वादा करते पोस्टर लगा रहे हैं, 4.5 लाख का पोस्टर लगा रहे हैं, वो चीज नहीं हुई। 70 सालों में कहाँ से हो जाएगी पोस्टर? आप पोस्टर बात कर रहे हैं और जो भी झूठ का बात कर रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप यह बताइए कि पहले आप जो काम कर रहे हैं मैं गिना देता हूँ। आप कह रहे भयमुक्त समाज दिया है आपने। आदरणीय मैडम जी, आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा था मुजफ्फरनगर कोर्ट में दिन दहाड़े गोलियां चली, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है इनके उसमें। आप देखिए भयमुक्त समाज दे रहे हैं। नोएडा का कल का उदाहरण देख लीजिए, परसों का देख लीजिए, हमारे यहाँ बुलंदशहर का देख लीजिए, रोज बलात्कार हो रहे हैं। क्या ये भयमुक्त समाज दे रहे हैं? अरे आप झूठ का पुरंदा है, देखिए कि झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं आप, और कोई काम नहीं कर रहे अपने अंदर। आप केवल नाम बदलने का काम कर रहे हैं। आज में फर्क आप खुद निकाल सकते हैं। अरे आप कि यह देश किस प्रगति से विकास कर रहा है। अरे क्या प्रगति करे? अरे नाम गिनाइए भाई, नाम गिनाइए आदरणीय जायसवाल जी। अरे क्या प्रगति की? भारत सीना ठोक करके कह सकता है। अरे भारत सीना आप उत्तर प्रदेश का सीना तो ठोकिए। इस प्रयासों से आज अरे आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, आप भारत में निभा रहा है। आप राष्ट्र की बात बाद में करना, आप प्रदेश लेवल के लीडर हैं। आप प्रदेश की बात करिए, राष्ट्र की बात राष्ट्र वाले करेंगे हमारे। नहीं, प्रदेश राष्ट्र से अलग प्रदेश नहीं की बात करिए, उसी राष्ट्र का ही। अरे प्रदेश में क्या काम किया आप ये बताइए ना, इसलिए आपको जनता वोट देगी। 200 रुपए तेल कर दिया आपने, सरसों का तेल 200 रुपए कर दिया आपने। आपने किसी किसान का उसका गन्ने का दाम नहीं दिया। आप ये तो बताते हैं कि हमने इतने करोड़ रुपए दे दिए, आप ये नहीं बताते। आप ये भी तो बताइए किसानों का कितना पैसा आपने बकाया है। आप जायसवाल जी बताइए तो सही, आप कुछ नहीं बताएंगे, केवल नाम बताएंगे। और जो हमने काम किए हैं, जो समाजवादी सरकार ने काम किया है, उनका फीता काटेंगे आप। जब विश्व अस्त व्यस्त रहेगा तो उसमें भाव वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ेंगे ही, लेकिन वो भाव नहीं बढ़े हैं जो पूर्व में बढ़े थे, उससे आज भी कम है। हाँ, आधी कम है, 200 रुपया हो गया। सर आप महंगाई को, जायसवाल जी महंगाई की बात से आप कैसे पर्दा झाड़ पाएंगे सर? 100 रुपए कर दिया, किसान डीजल 100 रुपए खरीद रहा है। आपने गैस बांट रहे हैं आप दनादन, गरीबों के लिए गैस बांट रहे हैं। 950 का सिलेंडर आया है, जायसवाल जी बताइए, 950 का सिलेंडर आ रहा है। इंटरनेशनल रेट को निकालिए, इंटरनेशनल रेट की हमें पता है, हमें मत बताइए। आप देखिए, आप केंद्र सरकार कितना कमीशन ले रही है, आप देखिए उसको। मैडम जी आपके पास नहीं, लेकिन इंटरनेशनल बाजार उत्तर प्रदेश सरकार कितना ले रही है, क्यों नहीं घटाते? भारत की जो ताक है, कहाँ गैस के दाम बढ़ गए? आप पहले आप बढ़ गए तो बोल रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ते ही बोल रहा हूँ आपको।
आप बताइए कितना केंद्र का कमीशन है गैस पर? भारत कितना पेट्रोल पर है? आप बताइए कितना कम किया है आपने? सर, गांव की जनता को इंटरनेशनल स्तर पर क्या काम हुआ? गांव की जनता को, जायसवाल जी सवाल आपसे रहेगा सर, गांव की जनता को इंटरनेशनल स्तर पर आपने कितना काम किया? उन्हें हर चीज से क्या मतलब है? हम गरीब है, हम आपको बता रहे हैं, आपको हम नहीं दिखाई दे रहे गरीब से पूछिए। हाँ, गरीब से पूछ रहे हैं, 940 का सिलेंडर है। जो पैसे खा लिए जाते थे सबके गरीबों के मकान के नाम पर, राशन के नाम पर, वह भ्रष्टाचार कहाँ गया? अरे सरकार में क्यों नहीं दिखाई देता? अरे आपने मकान 50 मकान प्रधानमंत्री आवास में बन के तैयार हैं, जो तैयार हैं ये क्यों नहीं पहने थे? आप पहले इसका जवाब दीजिए। आदरणीय जायसवाल जी, आपने शहरों के लिए मकान दिए, आप पूछिए बिना कहीं गाँव में से यह देश बना है। अरे गाँव की भी बात नहीं पता कि यह कृषि आधारित देश है और किसानों और गाँव से यह देश बनता है। इसलिए सर कृषि आधारित देश है ये, इसलिए देश का किसान पिछले 9 महीनों से सड़क पे आंदोलन के लिए उतारू है। वो देखिए किसान का मुद्दा जो अभी आपने खुद बोला सर, उसके बारे में सब लोग जानता है कि यह क्यों उतारू है। यह एक राजनीतिक मुद्दा है। यही यूपी के किसान कहीं दिखाई नहीं देते, यही बिहार के किसान कहीं नहीं दिखाई देते, यही उड़ीसा के किसान कहीं नहीं दिखाई देते, यही कर्नाटक के किसान कहीं नहीं दिखाई देते, यही तमिलनाडु के किसान कहीं नहीं दिखाई देते। जायसवाल जी, वहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर सरकार किसी ने गिनती की है कि जो बैठे थे किसान वो कहाँ से आ रखे हैं? अरे कौन से किसान है हमें बताइए। आदरणीय जायसवाल जी, आप किसान है क्या? आप किसान है, बताइए कैसे? हमारे बाप दादा ने खेती बना रखी। बाप दादा ने नहीं, आपने की है क्या? बाप दादा की बात मत करिए, आप अपनी बात करिए। आपने हल चलाया क्या? आपने हल चलाया क्या? यह ट्रैक्टर का आ गया, आपको पता होना चाहिए, भारत विकास कर चुका है। बताइए तो एक बीघे में कितना गेहूँ बोया जाएगा, कितना खाद लगेगा, कितना पानी लगेगा, कितना लड़ाई होगी? आप बताइए, आप क्या किसान है? और किसान क्या किसान है? अरे आपकी सरकार केवल व्यापारी विकास कर चुका, व्यापारी वर्ग की सरकार है। जायसवाल जी, आपको किसान नहीं दिखाई दे रहे? किसान जब रोता है ना, जब आप किसानों को आपकी सरकार रखते हैं, आपकी सरकार धराशायी हो जाएगी, सीमित रखते हैं, आपकी सरकार धराशायी हो जाएगी। जायसवाल जी, नए नए औजार, आपको किसान नहीं दिखाई दे रहे? 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, पूरा दिल्ली घेर रखा है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, हर जगह तो किसान आंदोलन होता है। आपको किसान नहीं दिखाई दे रहे? हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। आप किसान भारत का संविधान ऐसा है कि हर एक किसान की अंतिम व्यक्ति भी अपनी बात उच्च स्तर तक पहुंचा सकता है। आप किसान संविधान है, आप किसान की आय दोगुनी कर रहे थे। भारत को स्वतंत्र आपने किसान की आय दोगुनी कर दी क्या? यादव जी जायसवाल जी, आप लोगों के पास सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप जड़ने के अलावा शायद कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान है, उनसे पूछेंगे क्योंकि वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। वो क्या बताते हैं कि कितने स्तर पर काम किया गया है योगी सरकार, हालांकि इतने 4.5 साल में जो दावे किए वो दावे कितने से साबित होंगे, या जो काम किया गया उन कामों से जनता को कितना लाभ पहुंचा है? आसिफ, आपके पास आएंगे। आपने दोनों ही नेताओं को सुना, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप खेलने के अलावा शायद कोई काम नहीं है नेताओं के पास, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं कि इन 4.5 साल में योगी सरकार ने जनता के लिए कितना काम किया? आपके मुताबिक योगी सरकार 4.5 साल में फेल हुई है क्या पास? आसिफ, आप कह रहे हैं इस बात को, बंद हो गई। यादव जी एक और मेहमान है, वो कुछ कह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं सर। बोलिए सर। जी मैडम जी। जी बिल्कुल सुरभीर, जिस तरह से राजनीतिक तैयारी चल रही है 2022 को लेकर, वह काफी दिलचस्प नजर आ रही है। क्योंकि दिलचस्प इसलिए है कि मुद्दा जो है, जो चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें या बीजेपी की बात करें, सभी राजनीतिक दल एक चुनावी माहौल ऐसा तैयार कर रहे हैं कि जिसमें जिस जाति को अपने पाले में किया जाए, कितनी जातियां उनकी पार्टी में शामिल हो जाए और कितने बड़े नेता जो है उनके साथ आ जाए, और सभी जो है यही सोचकर जो है रैली कर रहे हैं और यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यह है कि जो जनता है, जनता जो है उसकी नजरें भी इन राजनीतिक दलों पर पूरी तरह गड़ गई है। और जनता का कहना, हम लोग जिस तरह से लोकमत
लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, लोगों के पास जाता है और जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं, जो मतदाता हैं, तो नेता को सत्ता की कुर्सी पर बैठाएंगे, वहाँ की उनसे रायशुमारी की जाती है। उनको सीधे तौर पर कहना कि हमें जो है जात पात धार्मिक मुद्दा नहीं चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी जो है हटाया जाए, महंगाई कम की जाए। यही जो है इन सब मांगों को लेकर जनता लगातार मंथन भी कर रही क्योंकि इस तरह से राजनीतिक माहौल में जो है सुस्त लाने के लिए तमाम नेता जो है यात्रा पर निकले हैं। साइकिल यात्रा भी निकाली जा रही है, स्वागत रैली भी निकाली जा रही है। सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो बीजेपी जो मैदान में उतरी है और लोगों को बता रहे कि सरकार ने लगातार जो है काम किया है और आगे भी काम करेगी। वही सपा जो है खोल इसलिए कहा जा सकता है कि सपा सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जो है कोई काम नहीं किया है, महंगाई बढ़ा दी है, क्राइम जो है लगातार बढ़ चुके हैं, किसान परेशान है। अब सीधे तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जो पार्टी उनके पास कोई मुद्दा न रहकर वह सिर्फ जातिगत राजनीति पर उतारू है और जितने भी नेता हैं दिखाना चाह रहे हैं कि वह धार्मिक है। यही वजह है कि सबसे पहले रैली जिसकी भी होती है वह अयोध्या में होती है, रामलला के दर्शन करते हैं और इसके पीछे जो है हैदराबादी भाईजान ओवैसी भी पीछे नहीं रहे, वह भी जो है अयोध्या से रैली करेंगे। लेकिन जो माहौल तैयार किया जा रहा है, जो चुनावी जमीन तैयार की जा रही है, वह बेसिक मुद्दों को छोड़कर आरोप प्रत्यारोप को लेकर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर बढ़े जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से चुनावी माहौल तैयार किया गया है उसमें किसी की राह आसान नहीं दिख रही है। राह आसान न होने की कई वजह हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सरकार में किसान लगातार 10 महीने से धरने पर बैठे हैं, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से आम लोगों की थाली से जो है सब्जी गायब है और लोगों को परिवार चलाना जो है भारी पड़ गया है। कोरोना बेरोजगारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इस बेरोजगारी हटाने के लिए कोई मास्टर प्लान सरकार की तरफ नहीं किया गया, ऐसा हम लोगों को अभी कहना है। वहीं दूसरी तरफ सपा की बात करें तो सपा मुखिया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने आप को सीएम घोषित कर चुके हैं। ऐसा उनकी तरफ से व्यवहार किया जा रहा है लोगों के साथ, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके गाँव का चुनावी माहौल तैयार करना है और जो चुनावी तैयारी करनी है उससे कहीं न कहीं सपा भी काफी पीछे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सपा के वोट बैंक से सपा की गेंदबाजी करेगी और ऐसे में सपा का वोट बैंक जो है खिंचेगा बसपा की तरफ। वही दूसरी तरफ ओवैसी की एंट्री से समाजवादी पार्टी की धड़कने को ही बढ़ गई है, क्योंकि आजमगढ़ के मुद्दे को लेकर जो मुस्लिम मतदाता है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ग्राउंड के सामने आ रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी जो मुहिम चला रही है, जो वोटों का प्रतिशत है बीजेपी के पास काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से गरीबों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है उसका आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं बेहतर उसको फायदा पहुंचने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। लेकिन वही तरफ महंगाई जो है बीजेपी को कहीं न कहीं कमजोर भी कर रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता की कुर्सी पर एक ही बैठेगा, लेकिन यहाँ पर जो कोई लड़ाई के आसार दिखते हैं उससे कहीं न कहीं यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यूपी का सीएम हो सकता है गठबंधन से बैठे, क्योंकि राजनीतिक समीकरण और जो राजनीतिक विशेषज्ञ है कुछ और भी अनुमान लगा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से सभी राजनीतिक दल जो है जनता के बीच न जाकर उनकी दुख दर्द को न सुनकर
सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप से चुनावी माहौल बना रहे हैं और चुनावी नया पार करना चाह रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर न तो बसपा सुप्रीमो मायावती की राह आसान दिखाई दे रही है और न ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की और न ही योगी बीजेपी सरकार की, क्योंकि कहीं न कहीं जो आम लोग जो, क्योंकि गरीबों की संख्या यूपी में सबसे ज्यादा है और कोरोना काल के बाद बेरोजगारों की संख्या में काफी बढ़ोतरी है और जो बेरोजगार हुए हैं वह सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि उनके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल, मतलब आसिफ आपकी बातों से इतना तो साफ है कि शायद बीजेपी पार्टी को लग रहा हो कि उनकी राह बहुत आसान है। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से यूपी में एंट्री ली, उसके बाद सर बीजेपी हो चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, सबका इस बार जो चुनाव होगा वो बहुत ही एक दूसरे में कांटे का टक्कर का होने वाला है और राह आसान किसी की नहीं है। लेकिन आसिफ, आपने एक बात भी यहाँ पे साफ कर दिया है कि शायद विपक्षी पार्टी रोजगार का मुद्दा लेकर आए, चाहे महंगाई को लेकर आए, तमाम ऐसे मुद्दे लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव इस बार भी जाति धर्म के आधार पर ही खेला जाएगा। जी बिल्कुल सुरभि जी, जिस तरह से राजनीतिक माहौल तैयार किया गया है पिछले 2-3 महीनों से घटनाक्रम पर, राजनीतिक क्रम पर अगर गौर करें तो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी भी जो खास वर्ग के लोग हैं और जो बीजेपी में बैकवर्ड के लोग हैं उनकी पहुंच कुछ ज्यादा हो गई है और ज्यादा से ज्यादा नेता शामिल कराने की मुहिम चल रही है। वहीं दूसरी तरफ सपा भी पीछे नहीं है। सपा नेताओं को, सूत्रों का कहना है कि सपा के जो नवरत्नों में कुछ नेता जो है अखिलेश यादव की, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह बड़े और कद्दावर और जिताऊ नेताओं को जो है पार्टी में शामिल कराए। यही वजह है जिसका उदाहरण साफ तौर पर सुनी है कि मुख्तार अंसारी के भाई सिद्दत अंसारी को पार्टी में शामिल किया गया। वहीं बसपा भी लगातार जिताऊ प्रत्याशियों को ढूंढने में जुटी हुई है। जिताऊ प्रत्याशी दागी भी हो सकते हैं, अच्छी छवि के भी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल के एक माफिया को जो है बसपा अपनी पार्टी में शामिल कराकर जो है उसे चुनाव लड़ने का टिकट भी दे दिया और माना जा रहा है कि अखिलेश भी जो है बसपा में खाते में जाएगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बीजेपी में भी बबलू सिंह जो एक पूर्वांचल के दान माफिया माने जाते हैं उनको भी शामिल करा दिया था। हालांकि विरोध के चलते, रीता बहुगुणा जोशी की विरोध के चलते उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो कहने का मतलब जो चरित्र दिखाई दे रहा है राजनीतिक पार्टियों को, वह जिताऊ प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। जिताऊ चाहे दागी हो, माफिया हो या फिर दान हो, तो उन्हें बस सीट से मतलब है। तो बात साफ हो गई कि यहाँ पर चाहे बाहुबली आएंगे चाहे माफिया आएंगे, जो जीतने की हैसियत रखते हैं, पैसा खर्चा करने की हैसियत रखते हैं, क्योंकि चुनाव धनबल और बाहुबल का होता है। तो सभी राजनीतिक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो जिन्हें टिकट देना है, उन्हें बात समझ में आ गई है कि चाहे जो भी हो, चाहे दागी हो, उनको टिकट दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा सीट लाकर सभी मुख्यमंत्री का सपना सजोगे। लेकिन जिस तरह से जनता भी है, जनता सब कुछ जानती है और जनता ही सरकार बनाएगी, वही सब पहलुओं पर भी गौर कर रही है। सभी को जो है आसमान से जमीन पर लाने में जो आम जनता है कहीं से कोई पसंद नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जनता किसी माफिया को नहीं पसंद करेगी, जनता किसी जात पात वाले नेता को नहीं पसंद करेंगे और न ही जनता झूठे और मक्कार नेताओं को अपना विधायक चुनेगी। तो जिस तरह से माहौल तैयार हुआ है उस पर कहीं न कहीं जनता की भी नजरें गड़ी हुई है। बिल्कुल, मतलब जनता ही अर्श पे फर्श और फर्श पे अर्श पर लेकर जाएगी, ये हम और आप शायद तय नहीं करेंगे। जायसवाल जी, भी आपने तमाम बातों को सुना, शायद इन बातों से तो ऐसा ही प्रतीत हुआ कि जो राजनेता कहते हैं और जो करते हैं बहुत फर्क है, क्योंकि विपक्षी पार्टी रोजगार और महंगाई को लेकर बात कर रही है, लेकिन वास्तविक में इस बार का भी जो चुनाव लड़ा जाएगा वो जाति धर्म के आधार पर ही लड़ा जाएगा। ऐसा है क्या सर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में पूरे भारत के जो भी भारतीय नागरिक हैं वो भारतीय जनता पार्टी भारत के हैं, सब भाई बंधु हैं। हमारे यहाँ कोई भी जातिवाद का ऐसा कोई नहीं मुद्दा होता है। हमारे लिए चाहे वो छोटी जात हो चाहे बड़ी जात, सब हमारे लिए बराबर है।
और कोई भी हमारी पार्टी आज तक कभी भी जातिवाद के मुद्दे पर ना ही जाति संरक्षणों को देख करके कोई भी ऐसी रैली का आयोजन नहीं किया। बिल्कुल। प्रेमपाल जी कुछ कहना चाहते हैं सर? इतिहास साक्षी रहा है कि बाकी पार्टी सिर्फ जातिवाद और जाति के ही नाम पर जीतती है। बिल्कुल, बोलिए यादव जी। आदरणीय बहन जी, ये हमारे जायसवाल जी कह रहे हैं हम जो है सबको साथ लेकर के चलते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई देता। हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे सामंतवादी, ये बीजेपी की जो पार्टी है ये बड़े बड़े लोगों की पार्टी है, और ये आज कह रहे हैं यहाँ पे बैठ करके कि हम सबको लेकर के साथ चलते हैं। ऐसे तो समाजवादी पार्टी भी सर, ऐसे तो समाजवादी पार्टी के लिए भी लोग कहते हैं कि वो यादवों की पार्टी है, यादवों की सरकार है। समाजवादी माने आप बहन जी समझती हैं कि समाजवादी माने समाजवादी माने हमारे पास है, हमारे पास वाल्मीकि समाज से लेकर के हर तरह का कार्यकर्ता हमारे पास है। इनके पास मिलेगा इस तरह का, ये केवल जातिवाद की पार्टी, ये जातिवाद की राजनीति करते ही है। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, काम गिनाने को बैठे नहीं है। जातिवाद की राजनीति के अलावा और काम क्या किया आपने, बताइए हमको। वो तो दिया ऊपर वाला ही। अरे जिसका आप बताइए, अरे भारत की बात छोड़िए, आप एक काम बताइए उत्तर प्रदेश का जिसका शिलान्यास आपने किया हो, उसका उद्घाटन भी आपने किया हो, बताइए मंच लोकमंच पर बैठे के बारे में अरे एक भी काम बताइए आप। क्या आपका गली में पहले निकल करके देखिए। अरे प्रेमपाल जी किसी और दिन पूछ लेंगे शायद कि क्या काम किया है, कहाँ शिलान्यास और कहाँ लोकार्पण किया गया, क्योंकि समय कम है सर, इसलिए इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी नेता हमारे साथ बीजेपी नेता थे और यूपी के ब्यूरो चीफ हम बातचीत कर रहे थे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने में अब सिर्फ कुछ महीने ही बाकी है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है 2022 के फरवरी तक चुनाव हो जाए, हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई, लेकिन तारीख तय होने से पहले सभी पार्टी इस तरीके से जनता को लुभाने में जुट गई है। जाति धर्म के आधार पर इस बार भी चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि बातें तो कुछ और हो रही है, लेकिन जो देखा जा रहा है इतना तो तय है कि इस बार भी जो चुनाव होगा हमेशा की तरह शायद वो जाति धर्म के आधार पर ही लड़ा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।